कल रात को माता रानी हमको दर्शन दिए हैं और एक ठो बात बोले हैं कि माता रानी आपकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न है और साथ ही साथ आप लोगों के दुखों को देखते हुए बहुत दुखी भी है। माता रानी बहुत जल्द प्रकट होंगी आपकी दुविधाओं का नाश करने के लिए। तो माता रानी की माता रानी की तो भाइयों, अब आप लोग आइए और माता रानी की आरती लगाइए। देखिए, हमने आप लोगों के लिए माता रानी को 1000 के नाटों का माला चढ़ाया। अब जो जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं जरूर चढ़ाऊंगा। माता रानी की माता रानी की या हमारे तरफ ना भाई ना, हम कोई पंडित पुजारी तो है नहीं, हम तो माता रानी के सेवक हैं और पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में गुजारनी। आपके चढ़ावे को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। अरे महाराज, काहे पंडित जी को पाप लगा रहे हैं? ये धान पेटी नहीं देख रहे हैं? ये इसमें चढ़ाइए ना। हाँ, जाइए जाइए। अरे आप सब भी आइए, चढ़ावा लगाइए। आइए आइए आइए। माता रानी की माता रानी की। जब कोई विश्वास की दुकान खोलकर बाजार लगाता है, उसका विज्ञापन करने के लिए गलियों में उतर आता है, तो यकीन मानिए कि वो विश्वास का सौदा कर रहा होता है, अंधविश्वास को बेच रहा होता है। अंधविश्वास के ऐसे व्यापार में ना तो कोई श्रद्धा होती है और ना ही कोई भक्ति, बस होता है तो सिर्फ पैसा। इसके पीछे मंशा सिर्फ एक ही होती है, झूठ की चाशनी को शहद बनाकर दिखाना और उसमें सीधे साधे लोगों को मक्खियों की तरह फंसाना। हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए। ये कौन सा सोना? किस सोने की बात कर रहे हो? रंगों की बस्ती में किसी की हैसियत है सोना चढ़ाने की? हाँ? साला सोना खुद हड़प जाओगे। बहानेबाजी मत कर, मत बोल मूर्ति हमको मिला था। हाँ मिला था तो का उखाड़ने लगे तुम? हाँ, आइडिया तो हमारा था ना। तुम तो डर के कट रहे थे, बोले नहीं करते हैं, इसमें तो बड़ा जोखम है। ये देखो, ये हम थे जो दिए ई माल कमा के माला माल होने का आइडिया। ये ब्रेन की कौनो कीमत है कि नहीं? लटखोर, तू जानता नहीं हमको। 2 घंटे में ना तुम्हारा सारा खेल खत्म कर देंगे, बता देंगे पूरी दुनिया को। अरे धमकी मत दो, छोड़ो हमारा कॉलर। हेलो दरोगा बाबू, ये सब क्या है गुप्ता? यहाँ तो कोई भी नहीं, पूरा पंडाल खाली है। लेकिन सर, फोन करने वाले ने यही जगह बताई, कोई चाय वाला। बोलो इसे। साले ससुरा मिलिएगा हमका, फिर बता देते हैं। मालिक, हम भोला, हम ही ने आपको फोन किया था। तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो सत्यम और शंभू ने, उन दोनों ने हमको यहाँ फोन करते हुए सुन लिया और मूर्ति लेके भाग गए। मूर्ति लेके भाग गए? पर क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन मालिक मूर्ति में से बहुत बदबू आती थी, शायद इसी वजह से लेके भागे होंगे। मूर्ति में से बदबू आती थी? हाँ। कुत्ता, इन दोनों को ढूंढो, और हाँ, इस मूर्ति को भी। चल। गुप्ता, तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ सर, यहाँ के मछुआरों से पता चला। आराम से, आराम से, आराम से खींचो। सर, इस मूर्ति में से किसी औरत के बाल निकल रहे हैं। माय गॉड, किसी औरत को मार के उसकी मूर्ति बना दी है। भोला,
तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ मालिक, यही तो है देवी माँ की मूर्ति। गुप्ता, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो, ध्यान से और बहुत आराम से। सर। और हाँ, अब तक आप लोग देवी समझ के जिसकी पूजा कर रहे थे, देवी मैया के वो देवी उवी नहीं है, लाश है, डेड बॉडी। अब जरा सोच के बताइए कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते में इस गांव से या इस गांव के आसपास के इलाके से कोई औरत लापता हुई है? अच्छा, इस गांव में और गांव के आसपास के एरिया में मूर्ति कौन बनाता है, यह भी नहीं मालूम? अच्छा भोला, ये सत्यम और शंभू मेला लगाने के अलावा और क्या काम करते हैं? मालिक, ये शंभू तो फेरी वाला है, बच्चों का फ्रॉक सब बेचने का काम करता है। और ये सत्यम ब्लॉक में सरकारी कागज बनाने का दलाली करता है। गुप्ता, एक काम करो, जिस भी गांव वाले के फोन में सत्यम, शंभू या मूर्ति की फोटो मिले, उसे एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर लो। सर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी किसी देवी की मूर्ति के अंदर लाश मिल सकती है। इस खबर ने लोगों के विश्वास की बुनियाद हिला दी थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मूर्ति महज एक जरिया थी, या फिर किसी लावारिस लाश को उठाकर मूर्ति में डाल दिया गया था ताकि देवी के प्रकट होने की बात फैलाकर लोगों से पैसा ऐंठा जा सके? पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल थे और वो जुटी थी शंभू और सत्यम की तलाश में। जी जी सर। ओके सर, यस। मिश्रा, ये केस जितना सीधा दिख रहा उतना है नहीं। अपने लाइफ में मैंने बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन पीओपी में लाश मिलना मैंने पहली बार देखा। ये केस बहुत पेचीदा और सेंसिटिव है। धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे पहले लोगों का गुस्सा बढ़ के हमें उन्हें पकड़ना होगा। यस सर। मिश्रा, मुझे तुम्हारी एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है। पूरी ताकत लगा दो कि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाए। सर, आप बिल्कुल चिंता न करें, दिन रात एक कर देंगे हम। घर का कोना कोना छान मारो। सर। जी सर। कुछ मिला? नहीं सर। चलो। सर, अंदर बिस्तर, बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ खास मिला नहीं। चलो। सर। ढूंढो। सर। सर, यहां भी कुछ नहीं मिला। सर, उन दोनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। दोनों की फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन भेज दिया और सभी खबरियों को भी काम पे लगा। पिछले 2 या 3 महीने में किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट है कि ये भी चेक करने के लिए कहा है। गुड। देखो गुप्ता, इस केस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर, हो सकता है सत्यम और शंभू ने किसी का मर्डर किया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पीओपी की मूर्ति का रूप देती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मर्डर इन दोनों ने किया है, तो मर्डर करने के बाद इन दोनों ने मेला क्यों लगाया? अच्छा, क्या तुम वही रुको? सर, नारायण चक गांव के बाहर एक झोपड़े में सत्यम को देखा गया। गाड़ी निकाल। तू यहां बाहर नजर रख। चलो। सर आइए जल्दी। बिल्कुल चुप। पहले मर्डर करता है, उसके बाद मेला लगाता है, और अब यहाँ छुप के बैठा है। साहब, कोई मर्डर नहीं किया। चल तुझे मेला दिखाता हूँ, लेके चलो इसे। चल। साहब, आपको नहीं पता शंभू कहाँ पर है? हमने कोई मर्डर नहीं किया है। आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो लाश कहाँ से आई और वो लाश मूर्ति में कैसे पहुंची। तुझे कुछ नहीं मालूम, अभी सब याद आ जाएगा। बोल शंभू कहाँ है? मैं बताता हूँ साहब।
साहब वो मूर्ति शंभू को मिली थी साहब, हमको कुछ नहीं पता। शंभू के गांव का पता और उसका फोन नंबर दोनों बता जल्दी। साहब शंभू बरियापुर गांव का है साहब। फोन नंबर क्या उसका? नंबर क्या उसका? ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। गुप्ता एक काम करो, इस शंभू के सारे कॉल रिकॉर्ड बाहर निकालो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर मैं भी देखता हूं तेरा ये शंभू कब तक बिल में छुप के बैठा रहता है, समझा तू? सर, फोन के नेटवर्क डिटेल से पता चला है कि शंभू यहाँ से भागकर पास के गांव गया, जहाँ उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके 1 घंटे बाद बेहतर स्टेशन के पास उसका फोन फिर से एक्टिव हो गया। यानी कि ट्रेन पकड़ के भाग गया। गुप्ता एक काम करो, सबसे पहले ट्रेन की टाइमिंग पता करो और उसके बाद शंभू के गांव और घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात कर दो। देखता हूँ भाग के कहां जाता है। शंभू रुक! रुक! इधर हमें भगाएगा? हमें भगाएगा? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ए पकड़ क्या इसमें? ए चक्कर इसको। सच बोल रहे साहब, हम कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। चल ए उठा इसको। ए चल साहब कुछ नहीं किया साहब। आपने किसी को नहीं मारा साहब। किसी को नहीं मारा तू ऐसे नहीं बोल। कुत्ता बोल। सब बता दे साहब, हम कबूल करते हैं साहब। हम मूर्ति का इस्तेमाल करके लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते थे साहब। सत्यम उस दिन चढ़ावे के बंटवारे में बेईमानी करने लगा था सब। हमारा झगड़ा हो गया, भोला ने सब कुछ देख लिया और बात आप तक पहुंच गई। और इस काम के लिए तुमने किसकी आहुति दी? साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। सब वो आरा का होलसेलर है, वहाँ से माल लेकर लौट रहे थे सब। ये सत्यम भी कोनो काम से लौट रहा था साहब। सबका सबसे बहुत जोर का लगा था साहब। रामपुर के पास हमने बस रुक पाई और सब हम पेशाब करने के लिए उतरे थे साहब। यार इतना लंबा सफर, साला अब जाके बस रोका है। सब झाड़ियों के किनारे हमने मूर्ति देखा था। सत्यम वो क्या है? बहुत सुंदर था साहब। सत्यम लाश है। तब सब हमें पता चला कि इस मूर्ति के अंदर एक लाश है। तब हम तो बहुत डर गए थे। क्यों बे? तुमको हमारी शक्ल पे लिखा है कि हम पखलौल हैं, कि तुम कोई भी कहानी बनाओगे और हम मान जाएंगे। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल। सच बोल वरना यही पुलिस स्टेशन में तेरी मूर्ति बना दूंगा। बोल तुमने किसको मारा और मार के मूर्ति में डाल दिया? बोल। साहब हम सच्ची कह रहे हैं। आपको नहीं मालूम था उसमें किसका लाश है। हमारा मत मारा गया था, लोग में आके मूर्ति को उठा रहे थे साहब। सर कोई लीड? अब तक तो नहीं सर। हमने सत्यम और शंभू से काफी पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है सर। अगर लाश रामनगर के उस तालाब के पास मिली है तो वो लड़की आसपास के किसी गांव में ही रहती होगी। एक काम करो मिश्रा सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो कि किसी लेडी की मिसिंग रिपोर्ट आई है क्या। अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, एक एक गांव को छान मारो। श्योर सर। अगर सत्यम और शंभू सच कह रहे थे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आस्था का ऐसा व्यापार सबसे आसान होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो, मेहनत जीरो और रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। इस व्यापार में लोग आकर प्रणाम करते हैं और पैसा देकर चले जाते हैं, और उन पैसों के बदले में उन्हें कुछ देने की भी जरूरत नहीं होती। शायद इसीलिए शंभू और सत्यम ने वो मूर्ति उठाकर मेला लगा लिया था। लेकिन पुलिस की मुश्किलें डबल हो गई थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये लाश किसकी। उनके पास ना तो आइडेंटिफिकेशन का कोई जरिया था और ना ही आगे की कोई लीड। डॉक्टर साहब क्या पता चला? प्लीज बैठिए बैठिए। जी, मूर्ति से बॉडी किसी औरत की मिली है। एज करीब 30 के आसपास की होगी। उस औरत को पहले किसी ने मारा, फिर पीओपी लगाया है। बॉडी कितनी पुरानी? 2 से 3 हफ्ते पहले मारा गया है। और मौत का कारण? उसके सर पे किसी हैवी चीज से वार किया गया है।
या फिर उसके सर को बार बार दीवार पे या जमीन पे मारा गया है। उसकी बॉडी से ये सोने की बाली मिली। जब लोग गुमराह करते हैं तो बेजान चीजें राह दिखाती हैं। जी सर। ये बालियां बताएंगी कि इसे किसने खरीदा है। हर दुकान पर दस्तक दो, खोद निकालो जुर्म की जड़ को। हाँ सर, ये बाली हमारे यहाँ की है। खरीदी किसने थी? कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? जरूर होगा सर, 1 मिनट दीजिए। हाँ सर, ये 4 महीने पहले एक ये जगन सिंह नाम के आदमी ने खरीदी है। जगन सिंह, जगन नौटंकी मंडल। ठीक है, तुम वही रुको। सर, खबरी ने बताया कि नौटंकी का मालिक जगन अभी वही है। तारका सुरकावर नाम की किसी नौटंकी की ड्रेस रिहर्सल कर। सर, उसने और एक बात बताई, उसकी बीवी कविता 1 महीने से किसी को भी दिखी नहीं। हमें छोड़ दीजिए, तेरा बात तो निश्चित है। पीछे देख, पुलिस। आप तो तेरा बात एकदम निश्चित है। बस बस हो गया तुम्हारा। हम भी यहाँ पे कसूर को ही ताड़ने आए। जगन कौन है? मैं हूँ साहब। आओ जरा, तुमसे पूछताछ करनी है। आओ। जगन, तेरी पत्नी कविता कहाँ है? सर, तीरथ पे गई। हम यहाँ तेरी नौटंकी दिखाता रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं सर? कविता का खून? नाटक मत कर। हमने नहीं मारा सर। सर, हमें तो पता ही नहीं, उसका कत्ल हो गया। तेरी पत्नी इतने दिनों से गायब है और तूने अब तक उसकी मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई। सर, वो मुझको बोल के गई थी तीरथ पे जा रही है। सर, किसी ने बोल दिया कि फोन फट जाता है, तो उसने कभी डर के मारे फोन को हाथ भी नहीं लगाया, कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। आप बताइए सर, मेरी क्या गलती है? मुझे कैसे पता होगा कहाँ है, किस हाल में? अच्छा, 15 से 20 मार्च के बीच तू कहाँ था? सर, मैं बनारस में था, मौसी के यहाँ पे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मौसी के पास बनारस में? नंबर निकाल। गुप्ता, देखो बात करके। नंबर लगा। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। नहीं लग रहा है सर। तेरे घर में तेरे किन दोस्तों का आना जाना है? तेरी पत्नी का किसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना था? मुझे उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए। कुछ औरतें आती थी और मनोज और रितेश आते थे। मनोज और रितेश कौन है? सर, मंडली के लड़के। जगन के घर तुम्हारा इतना आना जाना क्यों था? मालिक, जगन दोस्त है हमारा, तो दोस्ती खातिर चाय चूय पीने को जाना आना होता था बस। और ये कविता, ये कैसी औरत थी? साहब, बहुत नेक दिल औरत थी और हमारी तो बहन जैसी थी। बहन? जी सर, कविता हमारी एकदम बहन की तरह थी। अच्छा, एक तो बात बताओ कि जगन के थिएटर में तुम क्या करते हो? सर, हम उसका बैक स्टेज का सारा काम देखते हैं। बैक स्टेज? जी। मतलब कि प्रॉपर्टी हुई, मूर्ति हुई, मुखौटा हुआ, ये सब संभालते हो ना? जी सर, और मुखौटा और मूर्ति का काम जगन खुदे देखते हैं। अच्छा, तुम लोग तो कलाकार आदमी हो, तो पेंटिंग वेंटिंग तो आराम से बना लेते होगे। मेरा मतलब है कि मूर्ति हुआ, मुखौटा, ये सब बनाना तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल होगा। नहीं सर, हम इतना बड़ा कलाकार थोड़े ना है। अच्छा, मर्डर उर्डर तो आराम से कर ही लेते होगे। सर, पता नहीं आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन कविता बहन के मौत के साथ हमारा कोनो ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, जाओ।
तुम लोग नीचे तलाशी लो, मैं ऊपर देखता हूँ। चल ऊपर दिखा। क्या बे, तेरी बीवी का परमानेंटली जाने का प्रोग्राम था क्या? तेरे घर में तेरी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है। सर कुछ दिन पहले सर पेस्ट कंट्रोल करवाया था, सारे कपड़ों में बदबू थी, इसीलिए धोबी को दे दिया। तेरा पूरा खेल मेरी समझ में आ रहा है। तेरी बीवी इतने दिनों से गायब है और तूने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है और तुम कहते हो कि धोबी के पास है। अब अगर मैं धोबी के पास जाऊंगा तो वो मुझे किसी के भी कपड़े दिखा के बोल देगा कि तुम्हारी बीवी के कपड़े हैं, है ना? अबे मर्डर की प्लानिंग बहुत अच्छी की तूने, एकदम तुम्हारी नौटंकी की कहानी की तरह। लेकिन तू एक बात भूल गया जगन, अगर तेरी नौटंकी की कहानी में मुझ जैसा एक कैरेक्टर होता ना तो तू ऐसा गुनाह कभी नहीं कर पाता। पुलिस को जगन का कैरेक्टर शुरू से ही संदेशपद लग रहा था। कोई अपनी पत्नी से 1 महीने तक बिना संपर्क के कैसे रह सकता है? तो क्या जगन झूठ बोल रहा था? और अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्या उसी ने अपनी पत्नी कविता का खून किया था? और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो जगन और कविता का रिश्ता बड़ा ही विचित्र था। सर सभी से पूछताछ कर ली, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन ये मनोज और रितेश अचानक से गायब हो गए। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ है। क्या? एक काम करो गुप्ता, पूरी फोर्स लगा दो, इन दोनों को फटाफट ढूंढो। और हाँ, इन दोनों का नंबर भी सर्वेलेंस पे डाल दो। सर सर अभी अभी पता चला कि मनोज का फोन फिर से एक्टिव हो गया, लेकिन सिम किसी और के नाम पे है। कहां पे हुआ है? करवा में। गुप्ता काम करो, करवा पुलिस को हमारे आने की खबर दे दो। और हाँ, उनसे कहना कि हमसे कोऑर्डिनेट जरूर करते रहे। सर कौन सा? हाँ ये बंदा। उठ। तू कौन है? जी बोलिए साहब। पक्का यही नंबर ट्रैक हुआ है? हाँ सर ये नंबर। फोन दिखा। ये फोन कहाँ से मिला तुझे? जी साहब, यहीं के पास के दुकान से सेकंड हैंड में खरीदा है। चल बता कौन सी दुकान से लिया? चल लेके चलो इसे। सर ये एक आदमी बेच के गया था। इस तस्वीर को देखो, क्या ऐसे आदमी ने बेचा था? हाँ सर यही था। कुछ अंदाजा है कि ये आदमी इस समय कहाँ मिलेगा? सर उसका तो नहीं पता। तुमको उसके बारे में कोई भी खबर मिलती है सीधा मेरे को फोन कर। जा। जी सर। क्या अपडेट है मिश्रा? सर मनोज का फोन ट्रैक तो कर लिया है, लेकिन मनोज ने फोन किसी और को बेच दिया सर। मिश्रा आजकल फोन की लत ऐसी है कि दिल धड़कना बंद हो जाए लेकिन फोन बजना बंद नहीं होता। अगर उसने पुराना फोन बेचा है तो जाहिर है नया मोबाइल और सिम कार्ड भी खरीदा होगा। पैसे तो थे उसके पास, क्योंकि उसने कविता की लाश से गहने नहीं निकाले थे। ऐसा करो 50-60 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं जहां मोबाइल और सिम कार्ड की शॉप है, वहां से सिम कार्ड के नए एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करो और एक एक फॉर्म को चेक करो। सर आपका शक सही निकला। मनोज ने पास ही के कस्बे से नया सेलफोन और सिम कार्ड खरीदा। ये उसकी डिटेल्स है। वेरी गुड। कुछ और मिला? हाँ सर, साइबर सेल को मनोज के पुराने फोन में से एक डिलीटेड वीडियो के ट्रेसेस मिले। वो उसे रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुड। गुप्ता काम करो, इस मनोज का फोन भी सर्वेलेंस पे डाल। सर पुलिस मनोज और रितेश को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी, पर क्या ये कोशिश रंग लाएगी? कहाँ भाग रहा है बे? कहाँ भाग रहा है? पकड़ो, लेके चलो इसे। बस साहब, बस साहब, बस 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 साहब,
हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कविता को नहीं मारा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? अपना फोन क्यों बेचा और एकदम से नंबर क्यों ऑफ कर दिया? साहब गाय मारे के कविता को तो अपनी बहन जैसी थी साहब। बहन जैसी थी? अरे साहब हम का बताएं, उस कविता का ना चरित्र कोनो ठीक नहीं था। बहुत सारे चक्कर थे उसके, और ये बात उसके पति को भी पता था, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। क्या कविता के गैर मर्दों के साथ संबंध थे? और क्या ये बात जगन को पता थी और उसी ने कविता का खून कर दिया? पुलिस पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। सर, इसके छज्जे पे मिला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस मूर्ति पे था। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को मारकर उसकी मूर्ति बना दी और भी लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाकर विसर्जन करने का इरादा था तेरा? नहीं सर। बोल बोल, और किसको मारने की प्लानिंग कर रहा था? बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ऐसे मार्क्स और भी खरीदे मैंने। तुझे क्या लगता है हम क्या झुबरी तलैया से हैं जो हमें बेवकूफ बना रहा है? बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, और भी 2 मास्क रिहर्सल हॉल में रखे हैं सर। रिहर्सल हॉल में रखे हैं? चल दिखा, चल। अरे देखना यार उस वाले में, देख जाके तो देख नीचे, देख नीचे वाले। कहाँ गया यार मास्क? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ यहाँ पर नाम का इंचार्ज हूँ। कोई भी आता है सामान लेकर चला जाता है और रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता सर। चल वहां देख देख। हाँ देखता हूँ मैं। सर एक मास्क मिला है, एक नहीं मिल रहा सर। देवी माँ का कॉस्ट्यूम भी गायब। हमारे साथ नौटंकी करके हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता, इन दोनों को हवाला लेके चलो। चलो। हमने कुछ नहीं किया सर। अरे यूपी हिले, बलिया हिले, पटना हिले ला। भैया कुछ खाए खाएगा? जाओ कुछ खाए के। बहुत गर्मी है भाई। क्या तुम वही रुको। ये रहा, ये रहा। ले चलो इसे। सर हम कुछ नहीं किए सर। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल दे। अरे सर हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया, अभी बताएगा तू। अरे सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया है? हम कुछ नहीं किया। अरे सर हम कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। सर सच बोल रहे हैं सर। चुप। अब सुन मेरी बात, मनोज ने सच बक दिया है। अब ये कुछ नहीं किया बंद कर और सच बोल। बोल। सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किए हैं। क्या मनोज और रितेश ही कविता के असली कातिल हैं? या कविता का पति जगन है उसका असली हत्यारा? पुलिस को जगन पर शक तो था, लेकिन वो पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। और तभी हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ओके सर। फोरेंसिक लैब से फोन था, मोबाइल की वीडियो रिकवर हो गई। गुड। बहन जैसी थी। सब ये वीडियो तुम्हारे फोन में कहां से आया? बोल। हम कोई कत्ल नहीं किए सब, हम बस रितेश के साथ दिए थे साहब। रितेश का साथ दिया था? क्या साथ दिया? क्या साथ दिया रितेश का तुमने? कविता बहुत खूबसूरत थी साहब, इसीलिए रितेश हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। सब पसंद हम भी करते थे, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की।
लेकिन रितेश साहब पता नहीं कौन से मिट्टी का बना था, एकदम पागल ही था साहब। हमेशा उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था। और एक दिन साहब वो कविता को बाजार में अकेले पकड़ लिया और अपने दिल का बात कह दिया। अरे कविता भौजी, प्रणाम। रितेश तुम यहाँ पे? वो कहा है ना कि आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे भौजी वो कहा है ना कि आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा, पगला गए हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं हम शादीशुदा हैं? तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना, खूब मारेंगे तुमको। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार समझिए तो। अली, ये कविता अपने आप को समझती का है? सबके सामने हमको थप्पड़ मारी है ना, छोड़ेंगे नहीं ससुरी को। अरे दूर रहे मत दे। अरे काहे इतना सोच रहे हो, जाने दो ना। काहे बे, तुमको भी तो में बहुत इंटरेस्ट है ना? पागल हो गए क्या? कुछ भी बोल रहे हो तुम तो। अरे राजा झूठ मत बोल। अच्छा सुन, हमारा पास एगो प्लान है जिससे हम दोनों के साथ मजा कर सकते हैं। ए, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। देखो भाई, हमको तो कोनो लफड़ा में नहीं पड़ता। अरे कोनो लफड़ा नहीं होगा तो हमारा बात सुन। भाभी नमस्ते। तुम दोनों यहाँ पे? वो भाभी हम ना मामा बन गए, तो सबको मिठाई देने जा रहे थे, सोचा आपको भी देते चले। भाभी आप अंदर नहीं बुलाएंगे? आओ। भाभी आज हम बहुते खुश, लीजिए पेड़ा खाइए। रिहर्सल कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक ठीक चल रहा है भाभी। सब शुरू में तो बहुत ही चुप थी, बाद में उल्टा हमी को धमकाने लगी। हम डर गए थे सर। फिर एक दिन जगन आपका मंडली वाले लोग भोपाल जा रहे थे परफॉर्मेंस देने के लिए, फिर हम बीमारी का बहाना लेके वहीं रुक गए। फिर बाद में हम कविता के लैंडलाइन पे फोन करके उनको रिहर्सल हॉल में बुलाए, फुटेज देने के बहाने। सर बाद में पता चला कि वो कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। उसके बावजूद वो हमसे मिलने आई। हमको हमारा वीडियो दो। अरे दे देंगे, इतना काहे उकता रही हो? देख रितेश, बहुत हो गया अब। हाँ, हमको हमारा वीडियो दो अभी के अभी, वरना हम पति और पुलिस दोनों को बता देंगे। साली धमकी दे रही है हमको, धमकी दे रही है। अभी तेरा सारा वीडियो ना लेके हर जगह फॉरवर्ड कर देंगे।
तुमको जिसको भेजना है ना भेजो। हमारा पति क्या कहता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू जैसे नीच को ना हमारी हैसियत ना दिखा के रहेंगे, देखना। अरे अच्छा सुन 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 सुन, ले ले पकड़, अपना वीडियो पकड़, ठीक है? ये वीडियो तो हमको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हें बहुत शौक है ना औरतों की इज्जत के साथ खेलने का। अब तुम्हें हम ऐसी सजा दिलवाएंगे ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। रुक, हमको धमकी दे रही है, रुक रुक, हमको धमका रही है, हाँ? हमको धमका रही है, हाँ? हमको धमका रही है। रुक रुक। रितेश, का हुआ? तबीयत खराब है का? नहीं। और ये मूर्ति कहाँ से आई है? मूर्ति नहीं है, कविता है। क्या बकवास कर रहे हो बे? देखेगा? हाँ। सर माफ करो सर। दोस्त बोलता है अपने आप को, शर्म आनी चाहिए तुझे। सबसे पहले अपने दोस्त की पत्नी की इज्जत पे हाथ डालता है, बाद में उसी की जान ले लेता है, और जान लेने के बाद उसकी मूर्ति बना के उसे सड़ने के लिए फेंक देता है। तो जैसे घटिया और घिनौने आदमी को जितनी सजा दी जाए ये कम है। कविता की हत्या के इस मामले ने इस बात की फिर से एक बार पुष्टि कर दी कि हमने अपने समाज में औरतों को खुलकर जीने की, अपनी बात कहने की और अपना दुख दर्द बांटने की आजादी नहीं दी है। अगर मनोज और रितेश कविता को ब्लैकमेल कर रहे थे तो उसने कभी इसके बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? पहले ही दिन से इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इसमें दोष सिर्फ कविता का नहीं, हमारी मानसिकता का है, हमारे नजरिए का है, जो ऐसे किसी भी अपराध का शिकार बनने के बाद औरतों को एक अलग तरीके से, नीची नजर से देखता है। क्यों ऐसे अपराध में बदनामी होती है औरतों की? अगर कोई आपका सामान लूट लेता है या आप किसी हिंसा का शिकार होते हैं तब तो आपकी बदनामी नहीं होती, तो फिर ऐसे अपराध में औरतों की बदनामी क्यों? बदनामी का ये डर ही ऐसे हैवानों को ऐसे घिनौने अपराध करने का अवसर देता है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों की मानसिकता, उनका नजरिया, उनकी सोच बदलने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।